बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम एमकेट का कोर्स कवर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कोर्स में मैं सबसे पहले आपको सेकेंड ईयर पढ़ाऊंगा। सेकेंड ईयर एक तो फर्स्ट ईयर के मुकाबले में आपके लिए समझना कदरे आसान होगा, ठीक है। और इसमें आपकी सेकेंड ईयर की भी बच्चों साथ साथ तैयारी होती चली जाएगी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका ऑलमोस्ट तकरीबन सारे का सारा चैप्टर नंबर 12 जो है वो इसमें शामिल है। और हम अब क्या करेंगे कि इसमें बिल्कुल बेसिक से मैं आपको लेकर चलूंगा, और जो इसमें इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। तो बच्चों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास इंग्रेडिएंट है मैटर। मैटर दो तरह के चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन्स और एक प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स में क्या एक स्पेसिफिक चीज है, प्रोटॉन अपनी जगह पर फिक्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये नॉन ट्रांसफरेबल कंडीशन में होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं इस जगह पर, और इलेक्ट्रॉन ही हैं जो एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो सकते हैं, यानी ये ट्रांसफरेबल चार्ज में शुमार हो जाते हैं। तो ट्रांसफरेबल चार्ज में शुमार होने से क्या मुराद है? देखें बच्चों, चार्ज के बारे में आपने हमेशा दो बातें याद रखनी है। एक, चार्ज कंजर्व होता है। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन का मतलब बच्चों ये है कि इस यूनिवर्स में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतनी ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज भी एग्जिस्ट कर रहा है। सो हम कहेंगे कि नेट चार्ज ऑन द होल यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट जीरो। तो ये बात आपने याद रखनी है, नेट चार्ज ऑन द होल यूनिवर्स इज जीरो। ये तो कि एक बात कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बाकी वो डेफिनेशन भी साथ होल्ड करती है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो डेफिनेशन भी साथ ही चल रही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? अभी हमने बात की इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरेबल होने की। तो मुझे क्या, मेरे पास एक बॉडी है जो फिलहाल न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 10 पावर -19 कूलम। तो इस अमाउंट ऑफ चार्ज को हम ई का नाम देते हैं। नाउ लेट्स से कि इस नेगेटिव इस न्यूट्रल बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसको एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो अब इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा हो गया। तो इस बॉडी पे कितना चार्ज आ गया? हम जवाब देंगे इस पे 1 ई पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो दूसरा है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला बच्चों, ये अगर किसी दूसरी न्यूट्रल बॉडी में, न्यूट्रल बॉडी, ये उसमें एंटर हो गया, तो उस न्यूट्रल बॉडी पे तो एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो चार्ज तो उस पे भी आ जाएगा। उस पे कितना चार्ज आएगा? -1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो एक न्यूट्रल बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक न्यूट्रल बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। यहां पे दोनों चीजें होल्ड कर रही हैं। पहली बात कंजर्वेशन, पूरी सिचुएशन का नेट चार्ज क्या है? जीरो। और दूसरी चीज है क्वांटाइजेशन, कि कोई भी बॉडी जब इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो वो एक पूरा इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी में एंटर हुआ है उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उस पे बच्चों कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस 1 ई, तो दो इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या हो जाएगा? 2 ई। थ्री इलेक्ट्रॉन के लॉस से 3 ई पॉजिटिव, फोर के लॉस से 4 ई पॉजिटिव। तो हम इसका जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं कि किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज आएगा, ये डिपेंड करता है कि उस बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं या फिर गेन किए हैं। एंड डू रिमेंबर, अगर उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो उस पर नेट चार्ज पॉजिटिव होगा, और अगर उसने गेन किए हैं तो उस पर नेट चार्ज नेगेटिव होगा। ठीक है, यहां तक बच्चों अगर आपको बात समझ आई है, सुनाई दी है, तो मुझे चैट बॉक्स में जरा ओके रिपोर्ट देते जाएं। ओके, दैट्स गुड। अच्छा अब हमारे पास बच्चों ये एक टिपिकल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जरा
सॉल्व करें, शाबाश सब बच्चे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, एमकेट के लिए भी। सवाल को अंडरस्टैंड करें, सवाल को सॉल्व करें। जी बच्चों, क्या आंसर आने के चांसेस? देखिए, इसको हमने सॉल्व करना है किस फॉर्मूला से? Q इज इक्वल टू एन ई से। ठीक है अरसलान बेटा, आपका आंसर ठीक है बिल्कुल। तो Q इज इक्वल टू एन ई से हमने सॉल्व करना है। मैं और आसान कर देता हूं। वो कहता है कि भाई किसी जगह पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आकर एक मजमा लगा लें कि उस मजमे को हम नाम दे सकें 1 कूलम चार्ज का। तो हम इक्वेशन यूज करेंगे Q इज इक्वल टू एन ई। Q इज इक्वल टू एन ई में Q की जगह हम यूज करेंगे 1 कूलम, एन हमें फाइंड करना है, और ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। कूलम अब दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो एन फाइंड करने के लिए आप 1/1.6 -19 करेंगे तो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, तो किसी भी जगह पर अगर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होकर बैठ जाएं तो उस जगह पर टोटल जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? 1 कूलम चार्ज। समझ आ गई सबको इस एग्जांपल की? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें इसी तरह बच्चों ये एक प्रॉब्लम है, तो मैं आपको ये फाइल जो है वो सेंड भी कर दूंगा साथ। इस पे जितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ सॉल्व होंगे कुछ अनसॉल्व होंगे, वो आपने साथ साथ खुद प्रैक्टिस भी करने हैं। मैं आपको मेन आइडिया जो है वो समझाता रहूंगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के जरा इसका आंसर दें मुझे, शाबाश। टू इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ कंडक्टर, द चार्ज ऑन इट इज। सब बच्चे पार्टिसिपेट करें पूरी तरह। जी बच्चों, एग्री करते हैं बीटा आंसर से आप लोग? तो चूंकि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया है, रिमूवल यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक बात तो तय है कि बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो ये दो ऑप्शंस तो इग्नोर हो जाएंगी। अब इलेक्ट्रॉन्स टू रिमूव हुए हैं, तो 16 टू जा 32, तो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। सेकेंडली आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, बीटा राइट आंसर है। अच्छा बच्चों, इसके बाद नेचर ऑफ चार्जेस। वेरी सिंपल बेसिक आइडिया कि आपके पास जो सिमिलर चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। अब फिजिकल लैंग्वेज में रिपल्शन भी एक फोर्स है और अट्रैक्शन भी एक फोर्स है। और इसी फोर्स की कैलकुलेशन चार्ल्स कूलम ने की थी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। और बच्चों पूरा फॉर्मूला क्या बनता है फिर? एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो हम बाकी फॉर्मूलों को बाद में देखते हैं, पहले इसमें नहीं बेटा, हमने सेकेंड ईयर के कोर्स से शुरू किया है। तो सेकेंड ईयर का कोर्स जो है वो आपका एक तो इजीली कवर भी हो जाएगा, जल्दी रिवाइज भी हो जाएगा। फर्स्ट ईयर पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा हमें, तो आपकी एक दफ़ा मेरे साथ पेस सेट हो जाएगी तो फर्स्ट ईयर को समझना आसान हो जाएगा। तो बेटा इसमें जो कांस्टेंट के है, दो चीज़ें आती हैं। एक जो के की वैल्यू है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करती है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। और एक जो के की वैल्यू है वो मीडियम पे भी डिपेंड करती है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है एमकेएस सिस्टम और एक होता है सीजीएस सिस्टम। ठीक है। एमकेएस सिस्टम में के की वैल्यू 9 × 10⁻9 है और सीजीएस में के की वैल्यू 1 है। ठीक है। यानी हम सीजीएस सिस्टम में लिखें तो हम विदाउट के भी ये पूरा फॉर्मूला जो है वो Q1 Q2 और आर स्क्वायर तक लिख सकते हैं।
ठीक है। और एम केस में वो वैल्यू जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। मीडियम कैसे? तो के का बच्चों एक फिजिकल फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तक तो है ही, लेकिन अगर आपको कोई एक्स्ट्रा मीडियम पड़ा हुआ चार्जेस के दरमियान तो फिर वहां पर एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन आएगा द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन। तो दो चीजें आपने आंसर में बतानी है, एक इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। तो अब ऑनवर्ड बच्चों हम पढ़ेंगे हमारे पास कूलम्स लॉ और कूलम लॉ से रिलेटेड कुछ बेसिक और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। कूलम लॉ ओबे करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बहुत सी चीजें हैं जो इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है, ठीक है। इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ वेव भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है। तो जितनी भी चीजें हमारे पास इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करेंगी उनका ग्राफ आपने ये शेप ज़हन में रखनी। इनवर्स स्क्वायर का ग्राफ जो होता है वो दोनों एक्सिस के साथ तकरीबन जुड़ता जुड़ता आगे बढ़ रहा होता है। ए शेप। एक होता है सिंपल इनवर्स रिलेशन, जैसे प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ फर्स्ट ईयर में आइसोथर्मल कर्व जैसा बनता है, ठीक है। एट अ ग्रेटर हाइट एट अ ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एक्सिस, ये सिंपल इनवर्स है। और इनवर्स स्क्वायर है तो फिर ग्राफ की शेप कुछ इस तरीके से हो जाती है। आपको ज्यादा फोकस सिर्फ शेप पे करना है। यहां तक ठीक है बच्चों? ग्राफ ओके हो गया सबको? ओके। चलें जी, अब आपकी सही वाली मुशक्कत अब शुरू होगी। कूलम लॉ में जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करें। जैसे एक स्टेटमेंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल्ड, देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। तो सबसे पहले हम ये करेंगे बच्चों, हम अपने पास एक ओरिजिनल फोर्स का फॉर्मूला सेट कर लेंगे। एफ नॉट दैट इज के Q1 Q2 बाय, अब यहाँ पे आप आर स्केयर की बजाय ना ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि आप डी स्केयर लिख लें। डिस्टेंस का वर्ड बार बार यूज होगा तो आर रेडियस जेन में आ जाता है, डी डिस्टेंस कर रहे हैं। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल्ड। तो कंपैरिजन करना है पुरानी फोर्स के साथ, तो आपने लिखना है एफ डैश इज इक्वल टू के। मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल्ड, यहाँ पे लिखेंगे 2Q1, फिर 2Q1 2Q2 लिखेंगे डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो एफ डैश इज इक्वल टू, अब ये जो डिजिट्स है ना इसको हम साइड पे कर लेंगे, 4 बन रहा है। बाकी सारा कुछ तो वही है जो पहले लिखा हुआ है, के Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर। और देखिए मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, एफ नॉट किसके बराबर है? के Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर। यहां पर भी क्या है? के Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर। तो एफ डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एफ नॉट। बहुत से बच्चों को हो सकता है ये क्वेश्चन पढ़ते ही, स्टेटमेंट पढ़ते ही पता चल गया आंसर क्या है, बट आगे जब सिचुएशंस थोड़ी सी डिफरेंट होती चली जाएंगी तो आपको मेथड आना चाहिए कि किस मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब यहां पर मैंने आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिया। अब ये बाकी सारी ऑप्शंस आप पढ़ते जाएं, ठीक है। मैं इनको नाम दे देता हूं चूंकि सेकंड से शुरू हो रहा है। तो F2, F3, ठीक है, F4, F5, F6, F7 और F8। अब ये आंसर मुझे आप लोगों ने बताने हैं, शाबाश। ये आपका पहला समझ लें प्रैक्टिस लेसन है कि हमने किस तरीके से लेकर चलना है। बिल्कुल ऐसा आंसर बताना है, ये फाइनल आंसर बताना है आपने कि एफ नॉट के अकॉर्डिंग कौन सा डिजिट अपीयर हो। F2 के बारे में सब बच्चे बताएं पहले। F2 16 टाइम्स ऑफ एफ नॉट, ठीक है जी। बाकी मुझे वेरीफाई करते जाएंगे साथ साथ। क्वाड्रपल का मतलब होता है 4 गुना बढ़ा देना, और क्वार्टर्ड का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 4, 4 गुना कम कर देना।
दैट्स गुड। अगेन डिस्चार्ज को क्वार्टर्ड किया है तो ये एफ नॉट बाय 16 आएगा। जो थर्ड ऑप्शन है वो एफ नॉट बाय 16 आना चाहिए। यस गुड, शाबाश। अब F4 एफ नॉट बाय 4 बिल्कुल ठीक आंसर है, शाबाश। दैट्स गुड, 1/4। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज quadrupled। यस, एफ नॉट बाय 16, शाबाश। F6 डिस्टेंस इज क्वार्टर्ड। F6 बिल्कुल ठीक आंसर है बेटा। 16 एफ नॉट के बराबर आएगा। F7 F7 जो है हमारे पास, ये 16 टाइम्स एफ नॉट नहीं आना चाहिए। चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया और डिस्टेंस को हाफ कर दिया, ठीक है। तो F7 जो है वो 16 टाइम्स ऑफ एफ नॉट आना चाहिए। एक दफा फिर से वेरीफाई करें, शाबाश। और लास्ट पे Q का मैग्नीट्यूड हाफ कर दिया, 4। R को भी 4 टाइम्स कम कर दिया, तो ये आपके पास कुछ ऐसे बनेगा। F8 जो है वो Q स्केयर बाय 4 और डिस्टेंस को क्वार्टर किया है तो ये R स्केयर बाय 16 हो जाएगा। तो बच्चों ये 16 ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4, तो 4 टाइम्स ऑफ एफ नॉट, ये F8 का आंसर आना चाहिए। अरे बेटा सबके आंसर्स वेरीफाई हो गए। अब आप चाहे तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें और इसी चीज को आपने दोबारा से प्रैक्टिस करना है। F8 में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें F8 में वो हमसे ये कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज हाफ, तो Q/2 स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। और जो डिस्टेंस है उसको क्वार्टर कर दिया, यानी D/4, और उसके ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा Q स्क्वायर बाय 4, जबकि डिस्टेंस बनेगा D स्क्वायर बाय 16। ये 16 ऊपर आएगा, 16 Q स्क्वायर बाय 4D स्क्वायर, 4 4 जा, तो 4 एफ नॉट हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ मैंने Q स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि Q1 और Q2 बच्चों अगर बराबर हो जाए तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Q स्क्वायर बन जाएगा। हाँ जी बेटा, अब ठीक है, अब क्लियर है। ओके, अच्छा जी। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फर्दर कॉन्सेप्ट्स पे। चलें जी, ये वाला क्वेश्चन जरा सॉल्व करें, शाबाश। ध्यान से पढ़ना है और देखें क्या आंसर आप इससे डिड्यूस कर सकते हैं। ये सेम अभी आपकी जो भी प्रैक्टिस हुई है ये उसका निचोड़ है। हाँ नहीं बच्चों, एक आंसर तो आ रहा है हमारे पास, 64 न्यूटन सजेशन आ रही है। बाकी स्टूडेंट्स भी देखें क्या आंसर आता है। पहले देखिए, मैं बताता हूँ आपको। फोर्स और डिस्टेंस को रिलेट किया गया ना यहाँ पर। तो पहली बात ये देखें, फोर्स और डिस्टेंस का रिलेशन होता है इनवर्स। ये आ गया कॉन्सेप्ट नंबर 1।
जहां बच्चों इनवर्स रिलेशन बन रहा हो ना, वहां पे आपने जब भी रेशियो बनानी है तो लेट से आप F2/F1 लिखते हैं, तो यहाँ पे आप D1/D2 लिखेंगे, और डिस्टेंस के ऊपर चूंकि स्केयर है तो इसको इस तरीके से आप मेंशन कर दें। यहाँ तक हो गया कि हमने ये फॉर्मूला डिवेल्प कैसे करना है। अब हमें न्यू फोर्स बतानी, F2 बताना है हमें। तो F2 हम लिखेंगे D1/D2 स्केयर इंटू F1। ये वाला F1 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों डिस्टेंस वन कितना था, 4 मीटर। डिस्टेंस वन कितना है, टू कितना है, 1 मीटर। ऊपर है स्केयर। F1 कितने न्यूटन है, 4 न्यूटन। तो 4 का स्केयर 16 मल्टीप्लाई बाय 4, तो एग्जैक्ट 64 न्यूटन जो है वो इसका राइट आंसर आ। तो मुझे बताएं, आपको मैथमेटिकल टेक्निक समझ आ गई इसकी, कैसे सॉल्व करना है इसको। हाँ, बस ऑनलाइन लेक्चर में एक्टिव रहना है, ये ना हो कि बस लेक्चर ऑन कर लिया तो बैठे हैं बस, जब पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो उसमें बच्चों देखें, अब आपको एक और भी तरह से जजमेंट करनी है क्योंकि आपको टाइम भी सेव करना है। तो F1 हमारे पास है 4 न्यूटन। ठीक है। तो आपने थोड़ा सा इसको स्पीडी भी इस तरह करना है कि देखें, पहले डिस्टेंस 4 मीटर था, अब 1 मीटर है। डिस्टेंस 4 टाइम्स कम होने का मतलब है कि आपके पास फोर्स 16 टाइम्स बढ़ जाएगी। डिस्टेंस 4 टाइम्स कम होने का मतलब है कि फोर्स 16 टाइम्स बढ़ जाएगी। पहले कितनी है, 4, वो 16 टाइम्स बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 64 न्यूटन। तो दोनों तरह से आपने अपने रिफ्लेक्सेस बिल्ड करने हैं। एक सिंपल नॉर्मली कि आप उसका फॉर्मूला डेवलप करते हैं और फिर आप उसके रिफ्लेक्सेस के जरिए अपना आंसर जो है वो सेट कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम वेक्टर फॉर्म के आइडिया पर। ठीक है। कूलम लॉ एक म्यूचुअल फोर्स का नाम है। कूलम लॉ एक म्यूचुअल फोर्स का नाम है। म्यूचुअल फोर्स क्या होती है कि दोनों चार्जेस एट अ टाइम एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो Q1 भी जो है ना वो रियल टाइम में Q2 को रिपेल कर रहा है, और Q2 भी उसके साथ रियल टाइम में उसको रिपेल कर रहा है। ठीक है। तो अब हम फोर्सेस को कैसे लिखेंगे। अगर हम लिखते हैं F12, तो इसको क्या पढ़ा जाता है, फोर्स ऑन वन बाय टू। फिर मैग्नीट्यूड वही रहेगा, A Q1 Q2/R², लेकिन यहाँ पर R यूनिट वेक्टर भी 1 2 ही लिखा जाएगा। द यूनिट वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ F12, फोर्स ऑन वन, ये यूनिट वेक्टर R12। ठीक है बच्चों। और F21 को कैसे लिखा जाएगा, अगेन मैग्नीट्यूड विल बी सेम, K Q1 Q2/R², जस्ट यूनिट वेक्टर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, R21। ठीक है। यहां तक तो होगी वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में मैं एक और बात क्लियर कर दूं बच्चों, किसी भी यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का तरीका होता है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर हमने इन यूनिट वेक्टर्स को वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करना हो, तो हम इनकी जगह पर, लेट से R12 की जगह पर R12 एज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड भी लिख सकता हूँ। बट ये परेशान होने वाला मकाम भी हो सकता है, ये सर ने क्या कर दिया। तो देखिए, अगर हमारे कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, लेट से 4i+3j। ठीक है। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करूंगा बच्चों, √ऑफ 4² + 3², ये मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है ना, मुझे यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिखना था ना। तो यूनिट वेक्टर का तरीकेकार क्या होता है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करना। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करना। तो मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखने के लिए वेक्टर यानी 4i+3j, उसको डिवाइड कर दूंगा किस पे, 5 पर। तो बात समझ आई बच्चों आपको, ये वेक्टर वाली कि आपने किस तरीके से यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है। एक तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक चार्ज है 60 कूलम, और उसके थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पर एक चार्ज है जस्ट 0.6 कूलम। आप मुझे ये बताएं बच्चों, दोनों में से कौन सा चार्ज ग्रेटर फोर्स एक्सर्ट करेगा, 60 कूलम वाला या 0.6 कूलम वाला।
हाँ जी, अरसलान तो कहता है कि जी सेम फोर्स लगेगी, कासिम का भी यही ख्याल है। और बाकी बच्चे क्या कहते हैं जी? अच्छा जी, लॉक करते हैं फिर इस आंसर को कि इक्वल फोर्स लगेगी। तो बिल्कुल ठीक आंसर है। चूंकि कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है, ये किसी एक चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आपको ये आता है कि टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड दिस न्यू कूलम एंड दिस कूलम आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। लेट्स से वो आपको ज़्यादा पजल करने के लिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे देता है। वो कहता है कि जी ये 16 कूलम है और ये 4 कूलम है। तो बताएं इनके दरमियान फोर्स की रेशो क्या होगी। अब जिस बच्चे को म्यूचुअल फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं ना होता, वो 16 और 4 की रेशो निकाल लेता है, 4:1, और आंसर गलत करवा बैठता है। जब दोनों के दरमियान जो फोर्स की रेशो है ना, वो सेम है, तो 1:1 विल बी द राइट आंसर। बात समझ आ गई सबको? ओके। तो ये बच्चों हमारे पास कॉन्सेप्ट था वेक्टर फॉर्म का। और अब हम आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कूलम्स लॉ, द इफेक्ट ऑफ मीडियम। तो पहले तो हम आप सिंपल जनरल फोर्स लिख सकते हैं कि एफ नॉट ओरिजिनल फोर्स है के की बजाय हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। और जब कोई मीडियम आ जाए तो इसको लिख लें FR 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हम लिखेंगे एप्सिलॉन R। व्हाट इज एप्सिलॉन R? रिलेटिव परमिटिविटी, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द फ्री स्पेस। ठीक है। इस रेशो से आपको सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल नंबर मिलेगा जिसका टेबल 2.1 भी जो है वो बुक में बना हुआ है। ठीक है, तो बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, Q1 Q2/r²। अब देखिए मैं जितने हिस्से को हाईलाइट कर रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये तो बच्चों यही सेम फोर्स नहीं है F0। तो हम फॉर्मूला को तो बड़ा आसान करके लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि फोर्स विद द मीडियम इज ओरिजिनल टाइम ऑफ द फोर्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू में कुछ खास बातें ये हैं कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू बच्चों हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है फॉर इंसुलेटर्स। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट होती है फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स। ठीक है। तो मीडियम के साथ फोर्स फाइंड करने का तरीका ये है कि ओरिजिनल फोर्स को हम एप्सिलॉन आर पे करते हैं डिवाइड। तो उससे क्या होगा? ओरिजिनल फोर्स अगर एप्सिलॉन आर से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब है कि चार्जेस के दरमियान मीडियम के आ जाने से फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? कम होता है। और अगर आपसे ये कहा जाए कि दो चार्जेस के दरमियान एक कॉपर प्लेट रख दी गई है, ठीक है, तो कॉपर क्या है? मेटल। मेटल का एप्सिलॉन आर क्या होता है? इन्फिनिटी। तो बच्चों इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन है जो भी है, वो बिल्कुल इट विल वैनिश टू जीरो अगर हम दरमियान में क्या प्लेस कर देंगे? मेटल प्लेस कर देंगे। और इंसुलेटर प्लेस करेंगे तो फोर्स जीरो नहीं होगी, फोर्स बस कम होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास कुछ आइडियाज हैं। अब यहाँ पर देखें, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर फॉर वेरियस डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स इज सिंपली मीन इंसुलेटर। ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू किसी भी इंसुलेटर के लिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो अभी भी मैंने बताया कि हमेशा लार्जर देन यूनिटी होती है। जीरो भी नहीं होती, इन्फिनिटी भी नहीं होती। ये बिटवीन जीरो एंड इन्फिनिटी कोई भी नॉन जीरो नंबर जो है वो हो सकती है। और द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंसुलेटर कैन नॉट बी। अब देखिए इंसुलेटर का भी हमने कहा कि एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 होता है, बट एप्सिलॉन आर इसका इन्फिनिटी नहीं होता। तो 2, 5 और 10 ये तो वैल्यूज इंसुलेटर के लिए हो सकती हैं, बट जो इनफाइनाइट वैल्यू है ये स्पेसिफिक है सिर्फ किसके लिए? मेटल्स के लिए। ऑल राइट। एंड अगेन, यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। ठीक है, एप्सिलॉन आर चूंकि दो परमिटिविटीज की रेशो है, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो इसका कोई यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता। और फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एन इंसुलेटर कैन बी, नेगेटिव नहीं हो सकता, लेस देन 1 नहीं हो सकता,
ज़ीरो भी नहीं होता, तो फिर एक ही ऑप्शन बचती है इवन एलिमिनेशन के साथ भी कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 5 के इक्वल हो सकता है। तो बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर था कूलम्स लॉ के बिल्कुल बेसिक आइडियाज, बेसिक पैरामीटर्स। कल हम लेक्चर को इसी स्लाइड से आगे शुरू करेंगे और चार्जेस से मुतल्लिक कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज को डील करेंगे। अब तक के लेक्चर में कोई आपका क्वेश्चन है बच्चों तो वो आप मुझे बताएं। और सही सर इस बातें समझ आ गई हैं तो ये मैं स्लाइड ग्रुप में शेयर करूंगा, आपने इससे क्वेश्चन जो है वो लाजमी प्रैक्टिस करना है।